Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Today's lecture is about the inflationary and deflationary gaps. These concepts are the further extension of Keynes' theory of income and employment. So here first of all we will explain the basic thesis of the Keynes theory of income and employment, and then we will explain the concept of inflationary and deflationary gaps in detail. Here we will also explain the remedies or the measures to correct these gaps. So let's start our lecture. While discussing the Keynes theory of income and employment, we came to know that the level of income and employment is determined where aggregate demand becomes equal to aggregate supply. लेकिन केन्स के अकॉर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही ऑपरेट करें, जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट वो मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट है जो इकोनॉमी अपने तमाम अवेलेबल नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है. Thus, according to Keynes, there could be three different possibilities that equilibrium level of national income may be at the level of full employment, below the level of full employment and above the level of full employment. मतलब कि अगर कभी इकोनॉमी में इस तरह की सिचुएशन हो कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ऑपरेट कर रही है. जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बराबर हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन या अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होती. तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग पैटर्न और टैक्स स्ट्रक्चर्स को चेंज नहीं करना चाहिए, और इसी तरह से सेंट्रल बैंक को भी अपने मॉनेटरी टूल्स में कोई चेंज नहीं लेकर आना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर ऑपरेट कर रही है. लेकिन जब कभी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट से डिफ़र कर जाए, इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ जाए, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकते हैं. ये इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस दो तरह के हो सकते हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से एक्सीड कर जाए, तो इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज़ ऑपरेटिंग बिलो द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. तो ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉल शॉर्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट. यानी जब इकोनॉमी के तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो रहे होते, तो इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट और डिफ्लेशन जैसे प्रॉब्लम्स को एक्सपीरियंस करती है, और ये डिफ्लेशनरी गैप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के डिफरेंस के बराबर होता है. सेकेंड डिसइक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड एक्सीड कर जाए एग्रीगेट सप्लाई से, मीनिंग दैट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज़ ऑपरेटिंग अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. यानी यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट एक्सीड कर गया है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से. लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट तो वो मैक्सिमम आउटपुट है जो इकोनॉमी अपने तमाम अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है. यानी जब भी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से एक्सीड करेगा, तो ये इजाफा जस्ट मॉनेटरी टर्म में होगा, जबकि एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी गैप को एक्सपीरियंस करती है, और ये गैप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के डिफरेंस के बराबर होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप्स इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ऐसी सिचुएशन में इन इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक को अपने टूल्स को चेंज करना चाहिए ताकि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. With such brief review of inflationary and deflationary gaps, we move to explain them. To explain these concepts,
In addition to Keynes' aggregate demand and aggregate supply curves, we will also use the concept of modern aggregate demand and aggregate supply curves, जहाँ पर मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स प्राइस लेवल और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। यानी मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स दोनों डिपेंड करते हैं प्राइस लेवल पर। यहाँ पे सवाल आता है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई प्राइस का कैसा फंक्शन है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो प्राइस के साथ नेगेटिवली रिलेटेड है, यानी प्राइस इंक्रीज़ होने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड फॉल करता है और प्राइस डिक्रीज़ होने के साथ साथ एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करता है। इसका मतलब है मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड कर्व की जो शेप है वो नेगेटिवली स्लोप कर्व है, जबकि एग्रीगेट सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप कर्व है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस लेवल और एग्रीगेट सप्लाई के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व उस वक़्त तक पॉजिटिव रहता है जब तक इकॉनमी में अनयूज्ड रिसोर्सेज मौजूद हों। जैसे ही इकॉनमी के तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाएं और इकॉनमी उस मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट पर पहुंच जाए जो वो अपने तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती है, तो इस लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो जाता है, जो ये शो करता है कि अब फर्दर आउटपुट को इंक्रीज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि इकॉनमी में रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है। जितने रिसोर्सेज थे नेचुरल और ह्यूमन वो तमाम के तमाम यूटिलाइज हो चुके हुए हैं। अब जितना भी इसके आगे लेवल ऑफ इनकम में चेंज आएगा वो मॉनेटरी टर्म्स में होगा। अब हम इन्हीं दोनों टाइप्स ऑफ कर्व्स जो कि केन्स ने प्रेजेंट की शेप्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व की, और जो मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स हैं, इन दोनों कर्व्स को यूटिलाइज करके अब हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह के डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होती हैं और उनके सोल्यूशन क्या क्या हैं। Here we are going to explain the first possibility of equilibrium level of national income pointed out by Keynes, that if equilibrium level of output occurs at the level of full employment, यानी अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, तो ये सिचुएशन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के बराबर हो गए हैं। यानी इकॉनमी जितने अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके प्रोड्यूस कर सकती थी जो आउटपुट, वो एक्चुअली और एग्जैक्टली वही आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस अराइज नहीं होता। इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर एज, यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द फिगर कीन्स के एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को यूटिलाइज करके इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि लोअर पार्ट ऑफ द फिगर मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स की हेल्प से इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। तो अपर पार्ट ऑफ द फिगर में पॉइंट ई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर क्या सिचुएशन है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब है कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है इस ई पॉइंट पर, यानी ई पॉइंट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट की डिटर्मिनेशन वहाँ पर होती है जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। तो जब ये इक्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर है तो इसका मतलब है इस ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर इकोनॉमी में कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही, ना इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है, ना डिफ्लेशन है, ना अनएम्प्लॉयमेंट है। इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर ऑपरेट कर रही है। इसी को अगर हम लोअर पार्ट ऑफ द फिगर में देखें तो यहाँ पर पॉइंट ई स्टैरिक फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी एफ फुल एम्प्लॉयमेंट प्राइस लेवल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर मॉडर्न एग्रीगेट डिमांड कर्व मॉडर्न एग्रीगेट सप्लाई कर्व को पॉइंट ई स्टैरिक पर इंटरसेक्ट कर रहा है, जो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस बराबर हो गई हैं फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्राइसेस के।
तो इन दोनों डायग्राम्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट बराबर हैं, जबकि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइसेस और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्राइसेस भी कोइंसाइड कर गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरवीन करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को अपने स्पेंडिंग पैटर्न्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट को अपने टैक्स स्ट्रक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जबकि सेंट्रल बैंक को भी अपने मॉनेटरी टूल्स, बैंक रेट वगैरह में कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इकॉनमी जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट कर रही है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी है। तो यहाँ पे इनको जो है कोई किसी तरह के चेंज अपने टूल्स में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कभी इसी तरह की सिचुएशन आ जाए इकॉनमी में कि इफ़ एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट aggregate demand falls short of aggregate supply, then the deflationary gap develops. It occurs because of reduced expenditures. Reduced expenditure की वजह से prices fall करती हैं। जब prices fall करती हैं तो revenues कम होने की वजह से producers के profit कम हो जाते हैं। जब producers के profit कम होते हैं तो उन्हें losses face करना पड़ते हैं। तो इनका नतीजा क्या निकलता है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करती है, प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट को कम कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से लेवल ऑफ नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी वाक़ हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से कम हो जाता है। यहाँ ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ये शो कर रहा है कि हर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट इज़ अकरिंग एट अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, और in another way we can say that the equilibrium level of national income is established at below the level of full employment, where there is unemployment and deflation in the economy. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ नेशनल इनकम के दरमियान जो डिफरेंस है वो डिफ्लेशनरी गैप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर एज, यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ द फिगर में पॉइंट एफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ए यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर इन दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड फॉल शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो ये एग्रीगेट डिमांड में कमी प्राइसेस में कमी लेकर आती है, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉसेस फेस करना पड़ते हैं और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में भी कमी वाक़ हो जाती है। कंसिक्वेंटली द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट पॉइंट ई वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, but such level of national income is below the level of full employment. Accordingly, the area FAE represents the deflationary gap. In the lower part of the figure, point F स्टारिक full employment level of output को represent कर रहा है, जहाँ पर level of output YF है और इस point पर ADF aggregate supply को intersect कर रहा है। As in the economy, aggregate demand falls because of recessionary tendencies. Then the new equilibrium takes place at E steric, जहाँ पर ADE बराबर है aggregate supply curve के। As a result, the price level is OPE while the level of national income is YE, which is below the level of full employment. This diagram shows that in deflationary gap, not only the level of national income but the level of prices also decreases. Here we will explain the measures to remove the deflationary gap. लेकिन उन मेजर्स पर जाने से पहले हम सबसे पहले ये रिकॉल कर लेते हैं कि डिफ्लेशनरी गैप डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड की वजह से अराइज होता है। तो इसका मतलब ये है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट को और सेंट्रल बैंक को कोशिशें करनी चाहिए। तो गवर्नमेंट के टूल्स जो हैं वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड की अगर हम 2 सेक्टर में इक्वेशन देखें तो एग्रीगेट डिमांड बराबर होता है C प्लस I के, यानी कंजम्पशन स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग के बराबर है। तो यहाँ पर C और I को इंक्रीज़ करने के लिए कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को टैक्स एग्जाम्पशंस और सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बराबर है C प्लस I प्लस G के, तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर सके। फर्दर सेंट्रल बैंक को बैंक रेट को कम करना चाहिए। सवाल ये आता है कि बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज़ द रेट एट विच सेंट्रल बैंक एडवांसेस द लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, यानी जितने स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो सेंट्रल बैंक से कर्ज़ा ले सकते हैं। जब वो सेंट्रल बैंक से कर्ज़ा लेते हैं तो उसके अगेंस्ट जो वो रेट पे करते हैं वो बैंक रेट कहलाता है। और ये कर्ज़ा लेकर कमर्शियल बैंक आगे फर्दर इंडिविजुअल्स को कर्ज़ा दे सकता है। जब वो इंडिविजुअल को कर्ज़ा देता है तो उसके अगेंस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो अगर उनका बोरिंग जो है वो कॉस्ट कम हो जाएगी, कमर्शियल बैंक की बोरिंग कॉस्ट अगर सेंट्रल बैंक से बोरो करने की कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो आगे फर्दर जो है फर्म्स या इंडस्ट्रियलिस्ट को या इंडिविजुअल्स को जो कर्ज़ा देंगे उसकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम कर देंगे। तो बैंक रेट कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो ये इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होंगी। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगा। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ये इस इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पॉइंट हमने पिछले डायग्राम में डिस्कस किया एफ स्टैरिक से जो है वो गुजरेगा। नाउ वी विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप एज if at the level of full employment aggregate demand exceeds aggregate supply, then inflationary gap develops. It occurs because of increased expenditures which result in excess demand in the economy. The producers earn extraordinary profit when the demand for their goods and services increases. तो इसमें ये होता है कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाती हैं। जब प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज़ हो जाती हैं तो रेवेन्यू इंक्रीज़ होने की वजह से प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को इन्हांस कर देते हैं। जब फर्दर इन्वेस्टमेंट इनकरेज करती है तो इसकी वजह से लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है। ड्यूरिंग ऑल दिस प्रोसेस द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस इंक्रीजेस। फाइनली द डिटरमिन्ड लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज फार अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, और वी कैन से दैट here the equilibrium level of national income is established at above the level of full employment where there is inflation and monetary increase in national income. यहाँ पे हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि केन्स के मुताबिक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जब भी बढ़ती है तो ये जो इंक्रीज़ है जस्ट मॉनेटरी टर्म में होता है। This situation corresponds to inflation or inflationary gap in the economy. Thus, the difference in between monetary national income at the level of above full employment and real national income at the level of full employment represents the inflationary gap. It is shown with the help of figure as. In the upper part of the figure, यहाँ पर point F full employment level of output को represent कर रहा है, जबकि पॉइंट बी यहाँ पर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पॉइंट बी और एफ को कंपेयर करें तो एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट पर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो एक्सेस डिमांड होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, प्राइसेस रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करती हैं, रेवेन्यू बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज़ करती है तो लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ करता है
और इकोनॉमी जो है पॉइंट ई पर पहुंच जाती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट यहां पर अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट कर रहा है। लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर एफ स्टैटिक पॉइंट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है और पी एफ यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ प्राइसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। चूँकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एग्रीगेट सप्लाई कर्व वर्टिकल हो गया है और इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव ऑपरेट कर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ई स्टैटिक ये शो कर रहा है कि एक्सेस डिमांड होने की वजह से इकोनॉमी अबव द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑपरेट कर रही है और ये जो इजाफा है जस्ट मॉनेटरी टर्म्स में है, nothing to do with the real output of the economy, or in another way we can say that the real value of national income at above the level of full employment is same to that of real value of national income at over full employment. Thus the difference between the monetary national income at above level of full employment or the level of full employment national income represents the inflationary gap. Accordingly, FBE represents the inflationary gap. लोअर पार्ट ऑफ द फिगर में हम देख सकते हैं कि एफ स्टैटिक जो है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पर एडीएफ एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। क्योंकि एक्सेस एक्सपेंडिचर्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और अपवर्ड शिफ्ट होकर ये एडीई बन गया है। नाउ द इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट पॉइंट ई स्टैटिक जहाँ पर एडीई बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, यानी आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इज़ फेल टू इंक्रीज, हैंस द प्राइस लेवल हैज़ गॉन अप फ्रॉम PF to PE. All this shows that in Keynes economics, inflation generates only when economy crosses the level of full employment. Here we will explain the measures to remove the inflationary gap. तो सबसे पहले हम ये रिकॉल कर लेते हैं कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में जब आता है जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट पर एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अराइज हो जाती है, यानी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक्सीड कर जाते हैं एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस तरह की जो है इकोनॉमी में इस तरह के चेंजिंग्स लेकर आने चाहिए ताकि एग्रीगेट डिमांड कम हो सके। तो टू सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है। तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स को जो टैक्स एग्जाम्पशंस और सब्सिडीज़ दिए हुए थे इट शुड बी विदड्रॉन फ्रॉम कंज्यूमर्स एंड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स ताकि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फॉल करें और एग्रीगेट डिमांड कम हो। नेक्स्ट, अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड है इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स में कमी करनी चाहिए। गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स में कमी लेकर आएगी तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। नेक्स्ट, जो सेंट्रल बैंक है उसे बैंक रेट को बढ़ा देना चाहिए और कमर्शियल बैंक को महंगे कर्जे देने चाहिए ताकि वो आगे प्रोड्यूसर्स को महंगे कर्जे दें। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इस सिचुएशन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी और एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगी। एग्रीगेट डिमांड फॉल करके एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड और इट वुड बी पासेस थ्रू द पॉइंट एफ स्टैटिक ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।